सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो यहाँ पर प्रकाश प्रकाशिकी। प्रकाश प्रकाशिकी ये आपकी सबसे पहली हेडिंग होगी यहाँ पर। प्रकाश प्रकाशिकी के अंतर्गत हम कितने चैप्टरों का अध्ययन करेंगे? 9। उसमें से पहला पाठ आप पहले चैप्टर का अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं, चैप्टर 1, जिसमें हम स्टार्टिंग बेस लेकर आएंगे आपका प्रकाश। सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? लाइट। चैप्टर 1 में जाएंगे तो सबसे पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा लाइट। इसी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लाइट। आप पिछली कक्षा 10 में, पिछली कक्षा में आप कक्षा 10 में जब पढ़े थे तो कक्षा 10 में भी एक प्रकाश चैप्टर आप पढ़े थे। जब प्रकाश चैप्टर कक्षा 10 में पढ़े थे तो उसमें प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आदि चीज़ें सीखे थे। जो वहाँ पर हम सीखे थे नॉर्मली, जैसे प्रकाश की परिभाषा वहाँ पर आपको बताया गया होगा। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं। ये सब परिभाषाएं जो छोटी मोटी हैं सब हाई स्कूल तक लेवल होती हैं। हाई स्कूल के जब ऊपर आप आते हो क्लास में, चाहे इंटर में आइए, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आइए, चाहे आप जेई में जाइए, चाहे आप नीट में जाइए, तब आदि जब अलग एग्जाम में आप बैठना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रकाश को कुछ अलग ढंग से पढ़ना सीखो। हम अब यहाँ इंटर में आकर ही नहीं सीखेंगे प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, वह मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऐसे मतलब ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या क्या कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, आदि चीज़ें नहीं। अब यहाँ से हम सीखेंगे प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हो रही है, एक एक पॉइंट के बारे में सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक, आप परिभाषा के तौर पर लिखिए इसकी डिफिनीशन लिख लो बच्चों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ये इंटर की परिभाषाएं हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों मीन्स आपका EMW, फर्स्ट फिजिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर, वो भी आपका यही था, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही। तो EMW विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या हो जाएगा? EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। कितनी प्रकार की? कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। जैसे एक्स रेज, आप एक्स रेज से खूब अच्छे से परिचित हो गए। एक्स किरणें, एक्स किरणों में आप जानते हो जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके लिए एक्सरे कराया जाता है, तो एक्स रेज किरणों के ही माध्यम से होता है। एक्स रेज आपका हो जाएगा। इसके साथ गामा किरणें आपकी हैं, गामा रेज। आप अल्ट्रा वायलेट भी जानते हो, अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी किरण का नाम सुने होंगे। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के अलावा आप अतिरिक्त नाम भी जानते होंगे, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे जो रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं। इन सब के अलावा एक तरंग था, अगर आपको याद हो तो, विजुअल तरंगे, दृश्य प्रकाश। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग था आपका दृश्य प्रकाश। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग थी दृश्य प्रकाश। क्या था? दृश्य प्रकाश। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग थी आपकी क्या? दृश्य प्रकाश। आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा भैया। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग थी आपकी दृश्य प्रकाश। यानी हम फाइनली कह सकते हैं कि प्रकाश की परिभाषा को कि विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या कह सकते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जब यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो इससे एक तरंग उत्पन्न होती है, दृश्य प्रकाश। क्या उत्पन्न होता है? दृश्य प्रकाश। और यही जो दृश्य प्रकाश होता है, ये जो दृश्य प्रकाश होता है, यही दृश्य प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही दृश्य प्रकाश कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये जो आपका दृश्य प्रकाश है ये आगे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आप इसके लिए एक ट्रिक जानते हो, विवग्योर, VIVGYOR।
विवग्योर। हिंदी में आप जानते हो वैजानी हैप्पी नाला, हिंदी में क्या जानते हो, वैजानी हैप्पी नाला। जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश से एक दृश्य प्रकाश बनता है, दृश्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से दृश्य प्रकाश उत्पन्न, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे में आपको बताया हम माइक्रो तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे आदि तरंगे निकलती हैं चलती हैं, उसी प्रकार से उसी में से एक अलग तरंग आती है दृश्य तरंग। इस दृश्य तरंग जब होती है तो इस दृश्य तरंग में 7 प्रकाश के रंग होते हैं। कितने प्रकार के रंग होते हैं, 7 प्रकार के रंग होते हैं। उन रंगों में से 7 प्रकार के रंगों को याद करने के लिए एक इंग्लिश मेथड है विवग्योर। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, विवग्योर, और हिंदी में इसी को याद करने के लिए वैजानी हैप्पी नाला के नाम से याद करते हैं। जहाँ पर वी मतलब आपका वायलेट होगा, आई मतलब इंडिगो होगा, वी मतलब ब्लू होगा, जी मतलब ग्रीन होगा, वाई मतलब येलो, और ओ फॉर ऑरेंज, आर से आपका रेड होगा। जब दृश्य प्रकाश में ये 7 रंग निकलते हैं तो इन 7 रंग को जब एकत्रित कर लिया जाता है या एकत्रित होते हैं तो इसी से बनता है आपका श्वेत प्रकाश। क्या बनता है, श्वेत प्रकाश। इसी से क्या बनता है, श्वेत प्रकाश, जो हमारे पास तक पहुंचता है, और वही आपका लाइट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लाइट। तो समझ में आया। कक्षा 10 तक की जो परिभाषाएं हम आप सीखे थे, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, ये परिभाषाएं हाई स्कूल तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप हाई स्कूल से ऊपर की ओर आते हो तो ये परिभाषाएं अपना स्थान छोड़ देती हैं और हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, आप बता सकते हो कि ये एक ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिससे अनन्य प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन्हीं तरंगों में से एक तरंग होती है दृश्य तरंग। उसी दृश्य तरंग में से जो दृश्य तरंग होती है उसमें 7 रंग विभक्त होते हैं। कितने रंग विभक्त होते हैं, 7। उन 7 रंगों को याद करने के लिए आपका एक बेसिक ट्रिक बता दे रहे हैं, विवग्योर। क्या कह सकते हो, विवग्योर, VIV, विव, GYOR, विवग्योर। इसको याद, हिंदी में याद करने के लिए वैजानी हैप्पी नाला। इसके फुल फॉर्म होते हैं, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज माने नारंगी, और आपका रेड मतलब लाल। तो इस प्रकार से इन तरंगों से, इन रंगों से हमें क्या प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश। क्या प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश। इन तरंगों से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, श्वेत प्रकाश। ये जो श्वेत प्रकाश है, ये जो किरण आपकी आती है, जो श्वेत प्रकाश है, इतना नोट कर लिए भैया, मिटा दें, चलो देखिए। तो ये जो श्वेत प्रकाश आपका है, जो आपका श्वेत प्रकाश है, यही श्वेत प्रकाश को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। इसके वेग को सबसे पहले, श्वेत प्रकाश के वेग को सबसे पहले अगर कोई वैज्ञानिक नापा था तो उसका नाम था रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने श्वेत प्रकाश को सबसे पहले मापा था और इसका वेग बताया था इन्होंने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले श्वेत प्रकाश के वेग को मापा था और इन्होंने बताया था इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी रफ्तार से वेग आता है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें, क्योंकि हम आप किलोमीटर में पैमाने को जल्दी समझ ले पाते हैं, अगर इस पैमाने को हम किलोमीटर में बदलें तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 के बाद, इसका कैलकुलेशन समझना बच्चों, इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको हम समझ सकते हैं कि 3 के बाद अगर 10⁸ है तो 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको इकाई दहाई पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। कितना, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम इसको कम समझ पा रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम किलोमीटर में बदल दें, अभी ऑलरेडी ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड से अगर हम किलोमीटर में बदलते हैं तो मीटर बीच में होता है, और मीटर के बाद इधर से आप देखोगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ जाते हैं उल्टा जाते हैं पैमाने में तो भाग करा देते हैं। अब 3 अंक उल्टा जा रहे हैं तो कितने से भाग होगा, 1000 से। तो हम इसमें कितने से भाग करा देंगे, 1000 से। अगर इस पूरे डाटा में 3 3 6 7 8 में हम अगर 1000 से भाग करा देंगे तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड।
अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 के बाद कितने जीरो बच रहे हैं, 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब इसको हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख, क्या कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप सोच लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, किलोमीटर में मतलब 1 किलोमीटर, सॉरी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में कितने मिनट, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर गमन करता है, 3 लाख किलोमीटर। मतलब पलक झपकाते, जैसे आप पलक झपका के पलक उठाते हो 1 मिनट में, पलक झपका के पलक खोलने से पहले ही प्रकाश कितना चल चुका होगा, 3 लाख किलोमीटर गमन कर चुका होगा। 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलने पर, सब इससे ज़्यादा अद्भुत बात यह है कि 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य को इतनी रफ्तार से चलने के बाद भी पृथ्वी तक पहुंचने में समुचित 8 मिनट 24 सेकंड का अंतराल लगता है। कितना, 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में, जबकि प्रकाश कितने वेग से चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाने के बावजूद भी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पर होगा, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर होगा, बहुत अधिकतम ऊंचाई पर होगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई के कारण ही इतना समय लग रहा है यहाँ पर तय करने पर। अगर हमारी पृथ्वी और सूर्य के करीब होती, यदि हम सूर्य के करीब होते तो जल जाते, राख बन जाते। सूर्य में इतना टेम्परेचर होता है, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। सूर्य का ताप कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। संसार की सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जैसे कि आप जानते हो द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें, मिटा दें भैया, बाकी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मिटा दें भैया। चलो, प्रकाश जब आप जैसे ही पलक झपका के पलक खोलते हो, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है। इस प्रकार से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल ऑफ टाइमिंग 8 मिनट 24 सेकंड लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड में जाकर वो पृथ्वी की सतह को स्पर्श में करता है, फिर प्रवर्तित होकर हमारी आंखों को संवेदित करता है। चलो देखते हैं आगे की ओर अब फिर। हाँ, तो बताया कि प्रकाश द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। अगर यहाँ पर हम छोटे से तथ्य की बात करते हैं द्रव्य की, तो आप जानते हो कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। एक आप ठोस जानते हो, ठोस के बाद आप द्रव जानते हो, द्रव के बाद आप गैस जानते हो, गैस के बाद आप प्लाज्मा जानते हो, प्लाज्मा के बाद आप एक जानते हो बीईसी। बीईसी, बीईसी मतलब हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट संसार की सबसे गर्म अवस्था, संसार की सबसे गर्म अवस्था किसकी होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आप गर्मी के दिनों में अपने यहाँ 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर गया था, 40 डिग्री 42 डिग्री गया, तब हम आप झूम जाते हैं। तो आप सोचिए जब 6000 डिग्री टेम्परेचर के हम आसपास में जाएंगे तब हमारा क्या हाल होगा। ऐसी सिचुएशन, संसार की सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है और इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और संसार की सबसे ठंडी अवस्था बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी खोज अभी भी रिसर्च में लगे हुए हैं, बीईसी खोज की रिसर्च में अभी भी विज्ञान लगे हुए हैं। संसार की सबसे ठंडी अवस्था, संसार की सबसे गर्म अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है और संसार की सबसे ठंडी अवस्था बीईसी होती है। तो सूर्य की बात हम कर रहे थे, तो सूर्य का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सूर्य जिस प्रकार जिस रंग में हमें दिखाई देता है सेम एज ए कलर होता है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 6000 से ज़्यादा होता है, लगभग मतलब 7000 8000 10000 के आसपास जाते हो, 6000 7000 8000 10000 के आसपास जाते हो, तो इसका टेम्परेचर, इसका रंग बदलता है। जब यही रंग लाखों में चला जाता है तो ये पूरी तरह से एकदम नीला हो जाता है। कैसे हो जाता है, नीला एकदम पूरा। तो ऐसी अवस्था देखने को जल्दी नहीं मिलती है आपको। लेकिन प्रकाश में यही द्रव्य की कितनी अवस्थाएं थी, टोटल 5। इसमें हम यही बताना चाहते थे कि जो सूर्य था, जो
पृथ्वी पर, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 24 सेकंड के अंतराल में आ रहा है, वो किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है, और प्लाज्मा का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है, और संसार की सबसे गर्म अवस्था भी मानी जाती है। और संसार की सबसे ठंडी अवस्था की कुछ होती है किसी सतह की, तो BEC की होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिस पर आज भी अभी रिसर्च चल रहा है। इसको अभी समुचित रूप से बनाया नहीं, रिसर्च नहीं कर पाए हैं वैज्ञानिक, आज भी इसके मतलब रिसर्च पर लगे हुए हैं। संभवतः यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2026 में अक्टूबर माह तक BEC का रिसर्च खत्म हो जाएगा। अभी 1 साल से ज़्यादा है, थोड़ा आप टाइमिंग देखेंगे। तो प्रकाश की बात, तो प्रकाश का वेग कितना था बच्चा? प्रकाश का वेग कितना था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था? रोमर। प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था? वेबर। प्रकाश 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश इस वेग से चलता है और इतने समय में इतना गमन करता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ पर होती है? प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ पर होती है? निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात। निर्वात के बाद गैस में। कहाँ पर होती है? गैस में। गैस के बाद द्रव में। द्रव के बाद ठोस में। द्रव के बाद कहाँ होता है? ठोस में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर गैस में। गैस के बाद कहाँ पर चलती है? द्रव में। द्रव के बाद कहाँ होती है? ठोस में। द्रव के बाद कहाँ पर होती है? ठोस में। तो निर्वात में या गैस में प्रकाश की चाल समथिंग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही माना जाता है। इतने ही वेग से चलता है। संभवतः दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। परंतु द्रव अवस्था में जो प्रकाश की चाल होती है, जल में प्रकाश की चाल की बात की जाएगी कि जल में प्रकाश की चाल मतलब जल में प्रकाश कितनी गहराई तक जा सकता है। जल में प्रकाश की चाल लोगे तो जल में प्रकाश की चाल आपका 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, समझिए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जल में प्रकाश की चाल होती है। लेकिन प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जाता है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जाता है, तो सब प्रकाश जल में, द्रव में, लिक्विड में कितनी गहराई तक जाएगा, तो आप बता दें 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जा सकता है? तो 200 मीटर गहराई तक जाता है। प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जाता है? तो 200 मीटर तक जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के लिए हमारे पास कितने सोर्स हैं? लाइट के लिए हमारे पास कितने स्रोत हैं? हम पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, यहां से हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश का स्रोत। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स। क्या पढ़ लेंगे? लाइट ऑफ सोर्स। प्रकाश के कितने स्रोत हैं? 2। एक आप बता सकते हो दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा आपका होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होता है आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसे इंग्लिश में कहेंगे लुमिनियस। क्या कहेंगे? लुमिनियस सोर्स, और एक कहेंगे नॉन लुमिनियस। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। प्रकाश के कितने स्रोत हैं? 2। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? 2। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश, तो यहाँ आप हेडिंग लगा लीजिए दीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ हेडिंग क्या बनाइएगा आप? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत लिखो। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, खुद से उत्पन्न करते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहा जाता है?
दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमिनियस सोर्स। क्या कहा जाएगा? लुमिनियस सोर्स। दीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं, एज एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बताइए, ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिनके पास खुद का प्रकाश स्रोत है? बहुत अच्छा। सबसे पहले आप सूर्य को बता सकते हो। सूर्य एक तारा है जिसके पास किसका प्रकाश होता है? खुद का प्रकाश होता है। सूर्य के पास किसका प्रकाश होता है? खुद का प्रकाश होता है। सूर्य के अतिरिक्त क्या है? तारे, तारों के पास भी खुद का प्रकाश स्रोत होता है। तारों के पास भी किसका प्रकाश स्रोत होता है? खुद का प्रकाश स्रोत होता है। इन सब के पास किसका प्रकाश स्रोत होता है? खुद का, ETC। ऐसे कुछ उदाहरण इनके हैं, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब वगैरह, जिनके पास किसका प्रकाश होता है? खुद का प्रकाश स्रोत होता है। सेकेंड हेडिंग बना लीजिए आप, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अभी हम आपको बताएं कि सूर्य के पास खुद का प्रकाश स्रोत होता है। इसके पास खुद का प्रकाश स्रोत बनता कैसे है, कहाँ से आया, यह भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो हम यही सीखेंगे सबसे पहले कि सूर्य के पास खुद का प्रकाश स्रोत आया कैसे। एक्चुअल में सूर्य से पहले, एक्चुअल में सूर्य बनने से पहले कुछ और था। एक्चुअल में सूर्य बनने से पहले कुछ और था। सूर्य बनने से पहले इसे कहा जाता था नेबुला। क्या कहा जाता था? नेबुला, निहारिका। इसे आप कह सकते हो कि सूर्य बनने से पहले गैसों का एक पिंड था। क्या था? गैसों का एक पिंड। सूर्य बनने से पहले क्या था? गैसों का एक पिंड था, जिसे हम नेबुला या निहारिका के नाम से जानते हैं, जिसका एक प्यारा सा नाम दे रखे हैं, निहारिका, नेबुला। नेबुला में हाइड्रोजन प्रति सेकेंड हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस नेबुला में जो आपका हाइड्रोजन है वो प्रति सेकेंड किस में बदल रहा होता है? हीलियम में। और इस दौरान इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी इसका क्या है? बदल रहा होता है। इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या है? बदल रहा होता है। और उस समय इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द माना जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है इसका। और इसमें एक प्रक्रिया संपन्न होती है, संलयन। क्या संपन्न होती है? संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब एक बार संपन्न मतलब चालू हो जाती है, जल्दी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार संलयन प्रक्रिया कैसी है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रकार से चालू हो जाती है, जल्दी खत्म नहीं होती। संलयन को आप कैद नहीं कर सकते, संलयन प्रक्रिया को आप जल्दी कैद नहीं कर सकते। यही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन, परमाणु बम आदि बम बनाए जाते हैं। जो खतरनाक बम वगैरह बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम सुने होंगे आप, परमाणु बम सुने होंगे। परमाणु बम की आप परीक्षण के दौरान भी आप परमाणु बम का एक परीक्षण किया गया था एक देश पर, जापान देश के हिरोशिमा और नागासाकी पर, जहाँ पर आज लगभग 70 साल से वहाँ के आज भी मतलब जहाँ उन दोनों मतलब ज़िले के हिरोशिमा और आपका जो नागासाकी था, वहाँ के क्षेत्र में आज भी लोग अभी मतलब आधे ही जन्मते हैं। अभी वहाँ की जनसंख्या पर उसकी जो क्षति हुई थी वो भरपाई नहीं की जा सकी है। निहारिका, सूर्य बनने से पहले क्या था? निहारिका क्या था? एक गैसों का बादल था। गैसों का क्या था? बादल, जिसमें गैसें हाइड्रोजन से कहाँ बदल रही थी? हीलियम में। टेम्परेचर हमेशा चेंज हो रहा होता था और इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर माना गया था। इसमें एक अभिक्रिया संपन्न होती है, संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया के उपरांत ये सूर्य जब संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन अभिक्रिया के उपरांत सूर्य यहाँ थोड़ा तो टूटता है तो घुसिया जाता है। क्या हो जाता है? घुसिया जाता है। जब गैसें हमेशा बार बार कन्वर्ट हो रही होती हैं, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित किया जाए बार बार, तो सुनते सुनते घुसिया जाओगे, तेज से बोलोगे। वैसे सूर्य घुसिया गया। जब ये गुस्सा गया ना तो बड़ा के बन गया और तब इसे कहा गया लाल दानव। क्या कहा गया? लाल दानव। क्या कहा गया? लाल दानव। फिर जब लाल दानव था तो इसके पास ईंधन ज़्यादा था। जब ये लाल दानव बना तो इसके पास क्या था? ईंधन ज़्यादा था। तो धीरे धीरे इसका ईंधन खत्म होता गया। जलते जलते जैसे आप लकड़ी जला दो, जलते एक समय लकड़ी का ईंधन खत्म होगा तो उसकी अग्नि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी प्रकार लाल दानव जो था, लाल दानव का प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। जब इसका प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ तो ये बदल गया किसमें? बाद में तारा बन गया। क्या बन गया? तारा। तारा बन गया। क्या बन गया? तारा। इसी तारा को जो तारा बना, इसी तारा को हम आप एक प्यारा सा नाम दे रखे हैं, सूर्य। इसी तारा को हम आप एक प्यारा सा नाम क्या दे रखे हैं? सूर्य। तो सूर्य की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी। नेबुला, निहारिका एक गैसों का बादल था जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। एक इसमें अपक्रिया संपन्न होती थी, संलयन अपक्रिया। उस संलयन अपक्रिया के उपरांत
इसका टेम्परेचर जो होता था 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता था। इसके उपरांत ये जब ये कन्वर्ट हुआ तो किस में बदल के आया, लाल दानों में आया। तो लाल दानों से किस में चला गया, इसके बाद लाल दानों में जैसे जैसे ईंधन की खपत हुई चुका वैसे वैसे किस में बदल गया, ये तारा में। और उसी तारे को आज हम आप एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दे रखे हैं सूर्य। जैसे इस जहाँ में कोई आपका अपना होगा जिसको आप भी बहुत अच्छा नाम दे रखे होगे, बाबू, सोना आदि चीज़ें, बस वैसे ही यहाँ पर हम आप तारा को, जो हमारा अपना सबसे करीबी तारा है, उसका हम सबसे अच्छा नाम क्या दे रखे हैं, सूर्य, इकलौता अकेला नाम। फिर क्या, इस सूर्य के जैसा कोई दूसरा सूर्य होगा क्या, इस सूर्य के जैसा कोई दूसरा सूर्य होगा क्या, नहीं होगा। बस वैसे चल देखते हैं आगे की ओर। तो हम आप अभी पर प्रकाश के स्रोत पर थे। दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत हम सबसे पहले सीखे सूर्य, क्योंकि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है वही दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो सूर्य को हम बताए सूर्य के पास प्रकाश आता कहाँ से है, इस प्रकार से सूर्य के पास प्रकाश आता है। जब सूर्य बनता है तब इसका ऑलरेडी ईंधन और मतलब जो होता है खपत हो गया होता है, जिसके कारण इसका तेज क्या हो जाता है, कम। आप सोचिए जिस समय गैसों का पिंड होता है अगर वही प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर आए तब और ज़्यादा स्पीड से आएगा या नहीं आएगा, और उसका तेज भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसको हम सह नहीं सकते। तो आते हैं, अब हेडिंग बनाओ अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसी के आगे आप हेडिंग बना लो अदीप्त प्रकाश स्रोत। लिखो, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। वे प्रकाश स्रोत जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत प्रकाश, यानी ऐसे मान सकते हो आप कि जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, किसी से प्रकाश को लेकर अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रकाश देते हैं। पहले प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, फिर आपको क्या देते हैं, प्रकाश। जैसे पैनल, वर्तमान में आप देख रहे होगे पैनल, जब पैनल जो होते हैं एक सूर्य के प्रकाश गर्मी को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद एक बैटरी होती है जिसको चार्ज करते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, शाम को उसका यूज कर लेते हैं। तो जो पैनल होता है, क्या पैनल के पास खुद का प्रकाश होता है, नहीं, वो किसी से प्रकाश लेकर अवशोषित करता है, बाद में उसी को क्या करता है, हमें प्रदान करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। दिन में जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के प्रकाश को यह अवशोषित करता है और रात में उसी को देता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश तो नहीं होता, ये दिन में चार्ज होता है और शाम को आपको देता है। पैनल, क्या लिख सकते हो, चंद्रमा, पैनल। चंद्रमा, पैनल आदि, इतना कर लीजिए कंप्लीट। अब आप इसी के आगे हेडिंग बना लीजिए प्रकाश के गुण। हेडिंग बनाओ प्रकाश के गुण। यहीं से आप हेडिंग बना लीजिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण हेडिंग बना लीजिए यहीं से आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसका सबसे पहला गुण आप मान सकते हो कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास मानी जाती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इसका सबसे पहला गुण लिख लीजिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर
जबकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, इसका मतलब ए के ऊपर इसी प्रकार से अगर 0 लगा रहता है तो उसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इसका तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इसके गुण नंबर 2, प्रकाश ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। यानी प्रकाश कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यम में से प्रकाश नहीं गुजर सकता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। लिखो गुण नंबर 2, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम नहीं गुजरता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर जाता है जबकि अपारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं गुजर पाता। प्रकाश का हर माध्यम में चाल अलग अलग होती है। प्रकाश के माध्यम में चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, द्रव में कुछ और होती है, गैस में कुछ और होती है, जल में कुछ और होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल का माध्यम अलग अलग होता है। आप कह सकते हो कि यह माध्यम पर डिपेंडेंट होता है। चलो देखो, तो आगे क्यों लिखो, प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में चलता है। अगला नंबर, प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? एक सरल रेखा के रूप में चलता है। ऊपर से मिटा दे रहे हैं बच्चों। अगला नंबर लिख दो, प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में चलता है। अगला नंबर लिख दो, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, अभी तो इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, अपितु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अपितु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपका प्रकाश कंप्लीट हुआ। अब यहाँ के बाद हम सीखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब हेडिंग बनाओ भैया आप लोग, प्रकाश का प्रवर्तन। अब आपकी अगली हेडिंग होगी प्रकाश का प्रवर्तन। इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। अब इसकी परिभाषा होती है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का इस प्रकार से चिकने तल से टकराना और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। देखो जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है चिकनी सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रवर्तन। देखिए, जैसे इसको बाई चित्र समझते हैं। ये आपकी एक चिकनी सतह है, एक सतह है जिस पर नीचे से कलई कर दिया गया। जिसको नीचे से क्या कर दिया गया? कलई। जब प्रकाश आएगा और इस सतह से टकराएगा, अगर प्रकाश आएगा और इस सतह से टकराएगा, मान लीजिए ये प्रकाश है आपतित प्रकाश। जब आपतित प्रकाश आएगा, जिस चिकनी सतह के जिस बिंदु से टकराएगा उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। फिर से समझ लो, जब प्रकाश आता है दूर से, आपतित प्रकाश आकर चिकनी सतह के जिस बिंदु पे टकराता है उस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक हम काल्पनिक रेखा 90 डिग्री के अंश में खींचते हैं। वैसे भी प्रवर्तन में 90 अंश का एंगल बनता है। कितने एंगल? प्रवर्तन में कितने अंश का कोण बनता है? 90 का। तो इस पर एक हम 90 अंश के कोण की एक ऐसे अभिलंब रेखा खींच देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं आपतन बिंदु का अभिलंब। इसका नाम क्या देते हैं? आपतन बिंदु का अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब। तो जब आपतित प्रकाश आता है, चिकनी सतह से टकराता है, तो चिकनी सतह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो लौटने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है परावर्तन। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण या प्रवर्तित प्रकाश। आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के बीच में एक बन गया क्या? अभिलंब। तो आपतित प्रकाश और अभिलंब, आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है जिसका नाम क्या है? आपतन एंगल। क्या नाम है? आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और अभिलंब और प्रवर्तित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम है आर, प्रवर्तन कोण। याद करने का सबसे आसान तरीका है आ से आपतित, आ से आपतन, आ से आपतित किरण, आ से आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? आपतन कोण। और पा से प्रवर्तित और पा से प्रवर्तन कोण, पा से प्रवर्तित और पा से प्रवर्तन कोण। इस प्रकार आपका कह सकते हो कि प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम क्या होगा? आर, प्रवर्तन कोण, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जिस सतह पर टकराएगा इस सतह का नाम क्या हो जाता है? आपतन बिंदु। इस सतह का नाम क्या हो जाता है? आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार, देखो ये परिभाषा से मिला लो, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने सतह से टकराता है
तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, टकराता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रवर्तन। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रवर्तन। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। इसमें फिगर अच्छे अच्छे बनते हैं और समझना भी बड़ा क्या होता है, आसान। प्रकाश का आना, चिकनी सतह से टकराना, लौट कर वापस जाना। जैसे आप दर्पण के सामने जब जाते हैं, जब हम दर्पण शीशे के सामने पहुंचते हैं तो शीशे के सामने जाने पर बताओ उसमें प्रवर्तन होता है या नहीं होता, हमारा आपका प्रवर्तन होता है ना। जब हम शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो शीशे से टकराता है हमारा चेहरा, उसके बाद तुरंत रिफ्लेक्स होकर हमारा चेहरा क्या करता है, वापस दिखाई देता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकनी सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है।